बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9th की सब्जेक्ट बायोलॉजी इसका चैप्टर नंबर 1 करवा रही हूँ। लेक्चर नंबर 6 है हमारा। टॉपिक है हमारा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। अब लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को जब हम देखते हैं कि बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी एक पूरी बॉडी जो है वो कैसे मिलकर किन चीज़ों से मिलकर बनती है, तो ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं। उन लेवल्स को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले ये एक समरी लिखी हुई है लेवल्स की, इसको समझिए ज़रा। सबसे जो मोस्ट बेसिक लेवल होता है वो होता है एटॉमिक लेवल। ठीक है। एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल जो होता है जिसमें एटम के लेवल पे जो है ना वो स्टडी किया जाता है। जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है, जिसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से ऑर्गेनेलिज बनते हैं। ऑर्गेनेलिज बेसिकली सेल का कोई एक हिस्सा, सेल का कोई पार्ट होता है जो सेल के अंदर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ऑर्गेनेलिज के कॉम्बिनेशन से जब ज़्यादा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेलिज मिलते हैं तो वो एक मिलकर सेल बनाते हैं। सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन्स ज़्यादा जब कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, इंडिविजुअल लेवल। ये है हमारे पास लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। इनको अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो लेवल आता है उसको बोला जाता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ये मोस्ट बेसिक लेवल है हमारे पास। अब जब हम नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स को देखते हैं कि कितने टोटल एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो 92 कुदरती तौर पर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जिनमें से 16 जो एलिमेंट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाने में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रोटोप्लाज्म बनाने में हेल्प करते हैं। इन 16 एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बना रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं, उनको बोला जाता है बायो एलिमेंट्स। अब ये जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं इनकी डिफरेंट परसेंटेज होती है प्रोटोप्लाज्म बनाने में, जिनमें से हमारे पास जो 6 एलिमेंट हैं वो मेजर हैं, जबकि 10 एलिमेंट्स कम हिस्सा लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बनाने में। 6 एलिमेंट्स जो हैं ये टोटल 99% मास बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं, इनके सिंबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सी कार्बन जो कि 18% बनाता है, ऑक्सीजन O जो कि 65% बनाता है, हाइड्रोजन H जो कि 10% बनाता है, नाइट्रोजन N जो कि 3% बनाता है, कैल्शियम 2%, जबकि ये P फास्फोरस है जो कि 1% बना रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का टोटल बॉडी मास। ठीक है। अब ये हमारे पास ये जो 6 एलिमेंट्स हैं इनकी टोटल जो परसेंटेज बनती है 99% ये बॉडी मास बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जबकि इस 99 में से बाकी का जो 1% रह जाता है वो कुछ माइनर एलिमेंट्स हैं जो कि 10 एलिमेंट्स मिलकर कंबाइन करते हैं। इसको बोला जाता है कि ये एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। नेक्स्ट हमारे पास ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये तो 99% बना रहे हैं, जाके ये 10 एलिमेंट्स जो है ये टोटल 1% लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बनाते हैं। अब ये 10 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इनके सिंबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। K पोटाशियम, S सल्फर, Cl क्लोरीन, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Fe आयरन, Cu कॉपर, Mn मैंगनीज, Zn जिंक और I आयोडीन। ये हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का की बॉडी मास का सिर्फ 1% हिस्सा बनाते हैं। ये है हमारे पास मोस्ट बेसिक लेवल एटॉमिक लेवल। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर लेवल जो है जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ये हमारे पास क्योंकि हम बायोलॉजी में इनको पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसमें सिर्फ जो बायो एलिमेंट्स हैं जो कि 16 है सिर्फ हम उनको कंसीडर करेंगे। तो जब 16 बायो एलिमेंट्स जो हैं उनमें से कुछ बायो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो उन बायो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बायो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बायो एलिमेंट्स कंबाइन एंड मेक बायो मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास ये जो मॉलिक्यूलर लेवल है इसमें बायो मॉलिक्यूल्स की टाइप्स आ जाती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। वो टाइप्स कौन कौन सी हैं, सबसे फर्स्ट टाइप है माइक्रो मॉलिक्यूल और सेकंड टाइप है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज। यहाँ पे भी कुछ इनकी डेफिनेशन भी इसी तरह है।
माइक्रोमॉलिक्यूल्स ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, ठीक है। अब ये बायोमॉलिक्यूलर वेट इनका लो है, इसका मतलब ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और इनके एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल हमारे पास आती है मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि साइज में लार्ज हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई है, जिनको उनको बोला जाता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? जब डिफरेंट माइक्रोमॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, छोटे मॉलिक्यूलर लो मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से ये बनेंगे और इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? हाई होगा। इनके एग्जांपल हम कौन सी कंसीडर करते हैं? प्रोटीन, स्टार्च एंड लिपिड। ये हाई साइज हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले बायोमॉलिक्यूल्स हैं और इनको ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। नेक्स्ट लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनेलीज लेवल। अब ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? ऑर्गेनेलीज बेसिकली सेल के हिस्से होते हैं, पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। ये सेल का वो हिस्सा होता है जो सेल के अंदर कोई ना कोई प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई खास फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ऑर्गेनेलीज परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन सेल। अब देखें कुछ ऑर्गेनेलीज की मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल का एक ऑर्गेनेली है। इसका फंक्शन क्या है? ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली राइबोसोम है हमारे पास। तो राइबोसोम जो है इसका सेल के अंदर क्या फंक्शन है? ये प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये है हमारे पास ऑर्गेनेली लेवल जो कि हमारे पास आता है कि पार्ट ऑफ सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल जो होता है, सेल के अंदर कोई एक जो कुछ हिस्सा उसका होगा। सेल लेवल, सेल जो है कैसे बनता है? जब ऑर्गेनेलीज कंबाइन करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से सेल बनता है। सेल बेसिकली हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने में भी इसका रोल है और सेल्स मिलके कंबाइन करके जब टिश्यू बनाते हैं तो वो कोई ना कोई प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला जाता है लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब ये सेल दो तरह के होते हैं, यानी यूनिसेलुलर होंगे या फिर ये मल्टी सेलुलर होंगे। यूनि मीन सिंगल एंड मल्टी मीन मैनी। यूनिसेलुलर ऐसे सेल्स होंगे जो कि सिर्फ एक सेल के कॉम्बिनेशन से बने हैं, जबकि मल्टी सेलुलर की बॉडी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे सेल्स होंगे जो कि एक से ज़्यादा सेल से कंबाइन के कॉम्बिनेशन से बने हैं। सेल जब कंबाइन करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से टिश्यूज बनते हैं। नेक्स्ट टिश्यू लेवल है जब सिमिलर सेल, ऐसे सेल, अब सिमिलर सेल कौन से सेल हैं? ऐसे सेल जिनका फंक्शन भी सेम है और उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, उनको सिमिलर सेल। जब सिमिलर सेल ग्रुप बनाएंगे आपस में तो उनके ग्रुप के कॉम्बिनेशन से बनेंगे हमारे पास टिश्यूज। सिमिलर सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। इनकी जब हम टिश्यूज के एग्जांपल पढ़ते हैं, हमारे पास प्लांट्स में भी इनकी सेपरेट एग्जांपल है और एनिमल्स में भी। प्लांट में जो इनकी एग्जांपल है मेसोफिल सेल। जब मैंने आपको पीछे बताया कि सेल की कॉम्बिनेशन से क्या बना था? टिश्यू। तो इसी तरह मेसोफिल सेल्स जो है इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? मेसोफिल टिश्यू। और जब मेसोफिल टिश्यू जो है इनका सेल के अंदर, बॉडी के अंदर क्या काम है? ये फोटोसिंथेसिस में प्लांट में हेल्प करते हैं। प्लांट अपनी जो फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, उस प्रोसेस में मतलब फोटोसिंथेसिस में मेसोफिल टिश्यूज हेल्प करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास एनिमल में कंसीडर की जाती है, इनकी ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं जो कि ग्लैंडुलर सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो जब ये सेल्स कंबाइन करेंगे तो ग्लैंडुलर सेल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? ग्लैंडुलर टिश्यूज। तो ग्लैंडुलर टिश्यूज का सेल के अंदर क्या काम है? ये सेक्रीशंस करते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ तरह की मटेरियल को रिलीज करते हैं बॉडी के अंदर। जैसा कि आपको पसीना आ रहा होता है तो वो पसीना एक्चुअल में आपकी बॉडी की सेक्रीशन है, ठीक है। उन सेक्रीशन को उसको रिलीज करने के लिए कौन चीज़ हेल्प करता है? ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं जो कि आपकी बॉडी में हेल्प करते हैं उन सेक्रीशन को बॉडी से खारिज करने में। नेक्स्ट हमारे पास देखें जरा, जैसे ये टिश्यू लेवल है तो टिश्यू लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल आता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल क्या चीज़ है? जब डिफरेंट टिश्यूज जो हैं वो
मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन कैसे बना है? जब डिफरेंट टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से, जैसे मैंने आपको बेसिक लेवल पहले पढ़ाए थे ना कि सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू, तो जब टिश्यूज कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन। तो ऑर्गन जो है हमारे पास, जैसे आपका स्टमक, आपका मैदा जो है वो एक ऑर्गन है। तो जब हम स्टमक को देखते हैं तो इसका काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना, उसकी ग्राइंडिंग करना, उसकी मिक्सिंग करना। तो अब ये स्टमक जो है इसमें इसके फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए दो तरह के टिश्यूज मौजूद होते हैं। नंबर 1 है एपिथेलियल टिश्यू और नंबर 2 है मस्कुलर टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिक जूस बेसिकली ऐसा हमारे पास जूस होता है जो कि फूड की डाइजेशन, फूड को हजम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि स्टमक का दूसरा जो टिश्यूज जिससे मिलकर ये बना हुआ है वो है मस्कुलर टिश्यूज, जो कि क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ग्राइंड द फूड, फूड को ग्राइंड करते हैं और फूड को मिक्स करते हैं। जाहिर सी बात है, अब ये हमारे पास स्टमक है जो मैदा है, इसके अंदर जब खाना हम खाते हैं, फूड हमारी स्टमक के अंदर पहुंच गई है, वहाँ पे इस फूड की डाइजेशन होनी है। तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए आगे वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस रिलीज किया जाएगा। गैस्ट्रिक जूस को अब फूड के साथ मिक्स करने के लिए ये मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जब ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो इनकी मूवमेंट से वो फूड के साथ गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है और उस फूड की ग्राइंडिंग शुरू हो जाती है। वो फूड छोटे छोटे पीसेस में उसकी डाइजेशन होना, उसको हजम करना शुरू कर दिया जाता है। अब ये था हमारे पास ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल कैसे बनता है? जब डिफरेंट ऑर्गन्स जो एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनके कॉम्बिनेशन से ऑर्गन बनता है। ऑर्गन विच परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन, ठीक है, जो एक जैसे एक ही तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। जैसा कि आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम होता है जो कि आपकी फूड को डाइजेस्ट करता है, आपकी खुराक को हजम करता है। ठीक है, अब देखें ये एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है। तो ऑर्गन सिस्टम किससे बना था? ऑर्गन लेवल से। तो इसका जाहिर सी मतलब है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दरमियान में इसमें बहुत से ऑर्गन्स आएंगे। वो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ओरल कैविटी, ठीक है, जिसमें आपका माउथ, आपके दांत आ जाते हैं जो कि खुराक को चबाते हैं। स्टमक, आपका मैदा आ जाता है जो कि उस खुराक को हजम करने में गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करेगा। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि उस हजम शुदा खुराक को अब्जॉर्ब करेगा, उसको जज़ब करवाएगा ब्लड के अंदर। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है जो कि जो वेस्ट मटेरियल होगा, वो मटेरियल जो कि आपकी बॉडी में हजम नहीं हो रहा, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर किया जाएगा और उसको फिर लार्ज इंटेस्टाइन के एक पार्ट के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारे पास ओरल कैविटी है, स्टमक है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारे पास ऑर्गन्स हैं। और ये ऑर्गन्स जब एक जैसा ही फंक्शन चूंकि परफॉर्म कर रहे हैं, इनका काम यही है कि फूड को डाइजेस्ट करना, उसको हजम करवाना, उसको ऑब्जॉर्ब कराना बॉडी के अंदर। तो हमारे पास इन ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन से डाइजेस्टिव सिस्टम बना है जो कि एक ऑर्गन सिस्टम है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट लेवल आता है इंडिविजुअल लेवल, कि एक इंडिविजुअल, एक फर्द जो है वो कैसे बनता है? जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन करेंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से एक इंडिविजुअल बनेगा। जैसा कि हमारे पास एक इंसान है, एक ह्यूमन है, ठीक है, तो ह्यूमन एक इंडिविजुअल की एग्जांपल में शामिल किया जाएगा। अब देखिए आपकी बॉडी में सिर्फ एक सिस्टम तो काम नहीं कर रहा होता, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम तो मौजूद नहीं होता, बाकी अदर सिस्टम भी तो मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका नर्वस सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अलावा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स जब कंबाइन करेंगे तो इन सब के कॉम्बिनेशन से इंडिविजुअल लेवल बनेगा। ये थे हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल थे कुछ। नेक्स्ट ये अब हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जिसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि इंडिविजुअल से फर्दर आगे कुछ के कौन से लेवल्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। पॉपुलेशन लेवल है हमारे पास, तो पॉपुलेशन बोला जाता है आबादी को। ठीक है, अब आबादी क्या चीज़ है? आबादी किसी एक एरिया में जितने भी जो एक जैसे ऑर्गेनिज्म, एक जैसे इंडिविजुअल्स रह रहे होते हैं उसको वहाँ की आबादी बोला जाता है। ग्रुप ऑफ
ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स इन एन एरिया। ठीक है, इसमें याद रखें कि पॉपुलेशन जो है इसमें सिमिलर इंडिविजुअल का वर्ड यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल यूज़ करेंगे तो इसका मतलब आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि आबादी में हम हमेशा एक जैसे ऑर्गेनिज्म ही देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये आपकी अगर 9th क्लास है तो 9th क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हमारे पास बैठे हुए हैं तो हम यहाँ पे क्या पॉपुलेशन काउंट करेंगे कि ह्यूमंस की यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, 30। अगर यहाँ पे साथ में कोई स्पैरो, कोई चिड़िया आके बैठ जाती है तो उसको हम पॉपुलेशन में काउंट नहीं करेंगे, उसकी सेपरेट पॉपुलेशन है। हम बोलेंगे ह्यूमंस की 30 पॉपुलेशन है जबकि स्पैरो की 1 पॉपुलेशन है। ठीक है, क्योंकि हमने पॉपुलेशन में किसको देखना होता है, सिमिलर इंडिविजुअल्स को। अब नेक्स्ट कम्युनिटी है हमारे पास। कम्युनिटी किसको बोला जाता है, जब 2 और मोर पॉपुलेशन, एक से दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशंस कंबाइन करती हैं। याद रखें इसमें कम्युनिटी में हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। ठीक है, 2 और मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एक जैसे ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि हमारे पास क्लास 9th में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, साथ में एक स्पैरो बैठ गए तो इसका मतलब अब वो कम्युनिटी बन गया। ठीक है, क्योंकि एक ह्यूमन की पॉपुलेशन आ गई वहाँ पे और एक किसकी पॉपुलेशन आ गई है, स्पैरो की। तो जब 2 या इससे ज़्यादा पॉपुलेशंस कंबाइन करेंगी तो इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनेगी, कम्युनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या चीज़ है, कम्युनिटी एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, कम्युनिटी एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ जो है वो कंबाइन करते हैं और इससे इकोसिस्टम बनता है। जैसे देखें कम्युनिटी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेंगे और नॉन लिविंग कंपोनेंट वो चीज़ें जो कि गैर जानदार हैं। ठीक है, जानदार नहीं है। जैसे देखिए आपके पास एक वाटर इकोसिस्टम है, पानी का एक इकोसिस्टम होता है, तो आप पानी के इकोसिस्टम में आप जो है देखते हैं कि उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, मछलियाँ मौजूद हैं, छोटे छोटे और ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे पानी भी मौजूद है, पानी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। तो वो वाटर और ऑक्सीजन हमारे पास नॉन लिविंग होंगे, जबकि फिश, छोटे ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स वगैरह वो सारे किस में आएंगे, कम्युनिटी में। ठीक है, तो कम्युनिटी और नॉन लिविंग कंपोनेंट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक इकोसिस्टम, जैसा कि एक वाटर इकोसिस्टम। तो इसका मतलब हमारे पास इकोसिस्टम में लिविंग कंपोनेंट, कम्युनिटी और नॉन लिविंग कंपोनेंट भी आएंगे तब एक इकोसिस्टम बनेगा। जैसे ये वाटर इकोसिस्टम के अलावा हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे हमारा लैंड इकोसिस्टम है, ज़मीन पर हम रहते हैं तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो ये सब लिविंग में आएंगे। जबकि हमारे पास इर्द गिर्द हवा मौजूद है, पानी मौजूद है, तो ये सनलाइट मौजूद है, तो ये नॉन लिविंग में आएंगे। तो इसका मतलब लिविंग के लिए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का होना भी ज़रूरी होता है। बायोस्फीयर है हमारे पास के अर्थ के ऊपर, प्लैनेट अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जितने भी इकोसिस्टम्स आते हैं उन सब इकोसिस्टम्स को कंबाइन करके बायोस्फीयर में वो हिस्सा, बायोस्फीयर वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ मौजूद है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। ठीक है, तो उन सब को इकोसिस्टम बोला जाता है। जैसा कि हमारे पास कौन कौन से इकोसिस्टम आ सकते हैं, एयर इकोसिस्टम है, लैंड इकोसिस्टम है, वाटर इकोसिस्टम है, तो ये सारे इकोसिस्टम्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट लेवल इंडिविजुअल से आगे फर्दर भी 4 ग्रुप्स जो हैं उनको हमने डिस्कस किया है। अल्लाह हाफिज़।